गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th का। चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इसे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये जो है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और कहाँ से आपको मिलता है क्वेश्चन वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस वैद्युत रसायन के बारे में जानते हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत रसायन, और हम इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिवाइस की बात करते हैं जो आपने बहुत मतलब पीछे क्लासों में पढ़ा होगा कि वैद्युत ऊर्जा जो होती है, हमारी ऊर्जा से हम बात करते हैं, तो ऊर्जा जो होती है आपने पढ़ा होगा कि हम ऊर्जा का जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा आपने पढ़ी होगी। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ठीक। वैद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक। ये कहते हैं वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो क्या होता है मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम कि वैद्युत ऊर्जा, जैसे वैद्युत रसायन की बात करें तो वैद्युत का मतलब यहाँ से है वैद्युत ऊर्जा का, और रसायन का मतलब है यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का। यानी कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंध बताने वाली जो प्रक्रिया है उन सभी का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। मतलब हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ठीक, इनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, इनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है और किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब वैद्युत ऊर्जा को हम प्रवाहित करते हैं और वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करी जाती है, तो उसमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि वैद्युत ऊर्जा जो परिवर्तित होती है हमारी वो काय में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा जो परिवर्तित होती है वो वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रियाविधि, परिवर्तित करने की क्रियाविधि का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। अब इसको आपने पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा, ठीक है, सेल पढ़ा होगा, बैटरी पढ़ी होंगी, मतलब बैटरी, सेल देखा होंगे, बैटरी देखी होंगी, ठीक। सेल है, बैटरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो मतलब इनका क्या है, सेलों के द्वारा हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा जो आप प्रयोग करते हैं वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऊर्जा है यहाँ पे, वैद्युत ऊर्जा का मतलब वैद्युत से मतलब वैद्युत ऊर्जा और रसायन का मतलब रासायनिक ऊर्जा, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं हम वैद्युत ऊर्जा में, ठीक। तो इनकी जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि का मतलब कि किस प्रकार हम परिवर्तित करते हैं, क्योंकि क्रियाविधि में हमें कोई ना कोई एक यंत्र भी लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक युक्ति हुई होगी, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। इनमें हम इस चैप्टर में आपको बताने वाले, सेल पढ़ने वाले हैं, बैटरी पढ़ने वाले हैं। बैटरी का मतलब जो हम बैटरी प्रयोग करते हैं, इन बैटरी में प्रयोग करी जाती हैं, या जो छोटी बैटरी होती है, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, इसी चैप्टर में है, वैद्युत रसायन के अंतर्गत ही हम करेंगे। तो वैद्युत रसायन आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा को मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये क्या है, हमारी रसायन विज्ञान की एक शाखा है, वैद्युत रसायन जो है
ये भौतिक रसायन की शाखा है। तो भौतिक रसायन की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रियाविधि का अध्ययन करना वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा है, इन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं, इनकी परिवर्तित करने की जो क्रियाविधि होती है, उस सभी का जो अध्ययन किया जाता है, उन सभी अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, ठीक। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले चीजें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे हमने क्या किया है, कोई भी धातु की छड़ ले ली। जैसे मान लिया ये कोई धातु की छड़ ले ली, ठीक। क्या ली? धातु की छड़। अब वो धातु क्या हो सकती है? जैसे हमने जिंक धातु ले लें, कॉपर धातु ले लें, या आयरन ले लें, या निकिल धातु ले लें, ठीक है। कोई भी धातु हम ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी धातु की छड़ ले लें, ठीक है। उस धातु को, मतलब छड़ को, एक पात्र लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं, मतलब कोई धातु की छड़ ली और एक पात्र लिया। उस पात्र में जिस धातु की छड़ लेंगे उसी धातु के लवण का विलयन भर देते हैं। मतलब इसमें क्या भर देंगे हम? लवण का विलयन भर देंगे, ठीक। लवण का विलयन भर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया? मतलब उसी धातु के लवण का विलयन भर दिया। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें, हमने यहाँ पे छड़ ली जिंक की, मान लिया जिंक धातु की छड़ ली। काय की ली? जिंक धातु की छड़ ली। तो इसमें जो विलयन हम भरेंगे वो काय का भरेंगे? जिंक सल्फेट। मतलब उसी धातु के लवण का विलयन भरते हैं। मतलब अगर जो धातु हम लेंगे उसी धातु के लवण का विलयन भरेंगे। मतलब तो जिंक अगर ली तो जिंक का लवण क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। तो जिंक की छड़ ली तो जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया। अगर हम यहाँ पे कॉपर की छड़ ले लें, कॉपर की छड़ ले लेंगे तो जो विलयन लेंगे वो काय का ले लेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, क्योंकि कॉपर का लवण क्या होगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने निकिल लिया तो निकिल नाइट्रेट ले लेंगे, निकिल सल्फेट ले सकते हैं। कहने का मतलब जो धातु हम लेंगे उसी धातु के लवण का विलयन इसमें भर देंगे। तो ज़्यादातर हम जिंक और कॉपर धातुओं का प्रयोग करेंगे। आपके इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब सेल पढ़ेंगे तो हम आपको इन्हीं धातुओं का प्रयोग करेंगे। तो हम जिंक धातु ली तो जिंक सल्फेट का विलयन ले लेंगे, कॉपर धातु ली तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, ठीक। तो मतलब कोई भी धातु अगर हम लेते हैं तो उसी धातु के लवण का विलयन मतलब इसमें भर देते हैं, ठीक। मान लिया ये कोई भी धातु की छड़ ले ली और उसमें लवण का ये विलयन भर दिया। तो जैसे ही किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, मतलब इस छड़ को हम क्या करते हैं? उसके लवण के विलयन में डुबो देते हैं। तो डुबोने पर क्या होता है कि इस पर आवेश उत्पन्न होता है। मतलब छड़ पर क्या उत्पन्न होगा? आवेश। अब वो आवेश कैसा होगा? मतलब या तो धनावेश होगा या फिर ऋणावेश उत्पन्न होता है। मतलब या तो छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, या फिर छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आवेश आपके दो ही प्रकार के होते हैं, एक मतलब धनावेश और एक ऋणावेश। तो छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। बात समझ में आ गई? क्या होता है कि जब किसी भी धातु की छड़ को हम उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, तथा विलयन पर समान मात्रा में, मतलब इस पर तो आवेश आ गया छड़ पर, अब विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश आ जाएगा। जैसे मान लिया छड़ पर अगर माइनस आवेश आया है तो विलयन पर मात्रा समान रहेगी लेकिन आवेश कैसा रहेगा? विपरीत आवेश रहेगा, अपोजिट आवेश आ जाता है। अगर छड़ पर आपका प्लस आवेश आया है
तो विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत यानी कि माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो धातु की छड़ होगी, इस प्रकार की छड़ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन की छड़ पर, मतलब विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है, बात समझ में आ गई कि जब किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड जो होते हैं, मतलब जो हमारे सेल होते हैं, इन सेल में ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से कार्य करता है। एक हमारा करता है एनोड के रूप में, ठीक है, और दूसरा हमारा करता है कैथोड के रूप में। मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं, हमारा जो सेल होता है, तो इस सेल में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो रूपों में कार्य करते हैं, मतलब दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक एनोड के रूप में, ठीक, और दूसरा होता है कैथोड के रूप में। कैथोड के रूप में, एक एनोड के रूप में, दूसरा कैथोड के रूप में। मतलब सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो रूप में कार्य करता है, एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में। अब आपने अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी, 11th में भी पढ़ी होंगी। आपने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं मतलब क्या होता है कि जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं कैसी हों? एक साथ होती हैं। कैसी होती हैं? एक साथ होती हैं। तो जब दोनों अभिक्रियाएं ये एक साथ होती हैं तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। ठीक ठीक, तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों अभिक्रियाएं मतलब आपकी एक साथ होती हैं, मतलब एक ही अभिक्रिया पर होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब सेल में भी क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है? सेल में भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब वो होती कैसे है? क्योंकि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेलों में, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो रूपों में कार्य करता है। कितने रूपों में कार्य करता है? दो रूप में इलेक्ट्रोड कार्य करता है, एक एनोड के रूप में और दूसरा कैथोड के रूप में। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण। ठीक, और कैथोड पर जो होती है वो हमारी रिडक्शन अभिक्रिया होती है, यानी कि अपचयन होती है। क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक, कि एनोड पर रिडक्शन। अब ये दोनों अभिक्रियाएं मतलब जो होती हैं तो एक साथ अभिक्रियाएं होंगी, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो जो सेल अभिक्रिया होती है वो कौन सी होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सेल अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो सेल जो होते हैं, सेलों में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो रूप में कार्य करते हैं, एक एनोड के रूप में और दूसरा कैथोड के रूप में।
तो ये रहे आपके इलेक्ट्रोड, और इसमें सेल जो होते हैं वो सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होती है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो उसी में रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है। इसी कारण एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो रूपों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बाद में हम समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, हम आपको समझते हैं। जैसे हमने कोई एक पात्र लिया, ठीक, जैसे अभी हमने एक पात्र लिया था, एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में हम क्या करते हैं? धातु की छड़ को, मतलब एक धातु की छड़ ले लेते हैं। जिस धातु की छड़ लेते हैं उसी धातु के लवण के विलयन में उसको हम डुबो देते हैं। मतलब जो भी धातु की छड़ लेंगे वो उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देते हैं। ठीक, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देते हैं। ठीक, लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर हमने आपको बताया था कि क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, या तो प्लस आवेश उत्पन्न होगा या फिर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। मतलब जब किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर या तो धनावेश उत्पन्न हो जाता है या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि छड़ पर अगर माइनस हुआ तो विलयन पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा, छड़ पर अगर प्लस आवेश उत्पन्न हुआ तो विलयन पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश उत्पन्न होने के साथ साथ में छड़ पर क्या होगा? विभव भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभव भी उत्पन्न होता है। तो छड़ पर या तो धन विभव उत्पन्न होगा या फिर ऋण विभव उत्पन्न होगा। मतलब छड़ पर या तो धन विभव उत्पन्न होगा या फिर ऋण विभव उत्पन्न होगा। और विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार विलयन पर भी क्या होगा? मतलब उत्पन्न होगा, या तो धन विभव उत्पन्न होगा या फिर ऋण विभव उत्पन्न होगा। तो छड़ पर उत्पन्न विभव, मतलब जो छड़ पर उत्पन्न विभव हुआ था और इस विलयन पर जो उत्पन्न विभव होता है, छड़ पर उत्पन्न विभव और इस विलयन पर उत्पन्न विभव का जो अंतर होगा, क्या होगा? अंतर। और अंतर का मतलब क्या है? उसको हम घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो जो अंतर होता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल ई से। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे छड़ पर विभव भी उत्पन्न होता है। विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा? विलयन पर भी आपका विभव उत्पन्न हो जाता है। तो छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव है इसे काय से प्रदर्शित किया जाता है? ई से प्रदर्शित
किया जाता है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, आई होप कि आप इलेक्ट्रोड विभव समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है वो काय पर मतलब निर्भर करता है, किन कारणों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, एक तो चालक की प्रकृति होता है। क्या होती है? चालक की प्रकृति। दूसरा होता है आपका ताप, और तीसरा होता है आपका दाब। ठीक, ये तीन कारक जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चौथे की अगर हम बात करें तो एक चौथा कारक आपका और होता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। ठीक, इन कारकों के द्वारा जो होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो प्रभावित होता है। चालक की प्रकृति का मतलब क्या होगा? चालक की प्रकृति का मतलब होता है, आपने सुचालक और कुचालक दो पदार्थ पढ़े होंगे। तो चालक की प्रकृति का मतलब क्या है कि जब चालक होगा तभी तो आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि जो चालक होते हैं उन पर आवेश अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। जो कुचालक होंगे उन पर आवेश जो होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब उत्पन्न नहीं होता है। तो उनमें क्या होगा कि ये चालक की प्रकृति पर, मतलब तो जितना विभव, जितना आवेश ज़्यादा उत्पन्न होगा विभव भी उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। तो चालक की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि आवेश जो होता है मतलब उत्पन्न ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? आयनन बढ़ जाता है। ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होता है? आयनन बढ़ जाता है। और जब आयनन बढ़ जाएगा, आयनन का मतलब क्या होगा कि उसमें आवेश अधिक उत्पन्न हो जाएगा। तो आवेश अधिक उत्पन्न हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, दाब की बात करते हैं। दाब बढ़ाएंगे तो विलयन जो होंगे, जो अणु होते हैं वो मतलब पास पास आ जाएंगे। विलयन की जो सांद्रता होगी यानी कि कण होंगे वो पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाएंगे तो आयनन जो होगा वो दाब बढ़ाने पर भी आयनन क्या होगा? मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो दाब बढ़ाने पर भी आपका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है बढ़ जाता है। विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम सांद्रता को बढ़ाएंगे, सांद्रता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? विलयन के विलय के अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी? सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो मतलब घट जाएगा। घट क्यों जाएगा? क्योंकि विलयन में क्या होगा? सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें विलायक की मात्रा बढ़ जाएगी। जब विलायक बढ़ जाएगा तो विलय जो होगा वो कम मात्रा में हो जाएगा। जब विलय कम हो जाएगा तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, और जब अणु कम हो जाएंगे तो उनका आयनन जो होगा वो घट जाता है। तो विलयन की सांद्रता जब हम बढ़ाएंगे तो यानी कि सांद्रता को अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, सांद्रता बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड विभव आपका घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आयनन जो होता है वो घट जाता है, और आयनन घट जाने के कारण विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड। आगे इसके बाद जो आपका क्लास चलने वाला है वो आपको नेक्स्ट क्लास मतलब अगली क्लास में हम बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी अगली क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।